हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की इस वेब सीरीज में आप सभी का वेलकम है। और आज आप पढ़ने वाले हैं क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आपका ये बुक में फोर्थ लेक्चर है, यानी कि चौथा टॉपिक है, और छठी क्लास की ये एनसीईआरटी से लिया गया है। इसके एमसीक्यूज हैं इस सीरीज में। और वैसे अपना लेक्चर पांचवा है, पर टॉपिक अपना ये चौथा है। इस सीरीज में हम 3000 से ज्यादा कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके व्याख्या सहित करवाएंगे। और ये सीरीज आप अगर कोई भी यूपीएससी पीसीएस वगैरह आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें ये आपका बिल्कुल बेस तैयार करने वाली सीरीज है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये आप क्लियर करो आपका मतलब सिलेक्शन 100% है। ये आपका बेस तैयार करते, बहुत से कंसेप्ट, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। ये बेस तैयार करने के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज है। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका फोर्थ टॉपिक है, और फोर्थ टॉपिक में से आपका आज पहला ही क्वेश्चन है। वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला जो प्राचीन है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद है। इस क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आता है? ऋग्वेद का आता है। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद ये क्या है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा कौन सा था? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नंबर 3 पे लिखा गया कौन सा? सामवेद। ठीक है, सामवेद। सामवेद में क्या है? ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? भारतीय संगीत का जनक इसको माना जाता है। और नंबर 4 पे जो वेद आता है वो आता है यजुर्वेद, सॉरी अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा आता है? अथर्ववेद। अथर्व, एक मिनट, अथर्ववेद। इसमें क्या है भाई? इसमें आपकी औषधि है। ठीक है, औषधि, उनसे ट्रीटमेंट, औषधि, जादू है। क्या ये क्या जादू है? जादू है, टोना है, ठीक है, वशीकरण है। ये ऐसे से इसके अंदर है। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन है। जो जरूरी बात थी वो क्या थी कि ये सबसे प्राचीन है, ये वाला सबसे प्राचीन है। ठीक है, और ये सबसे आधुनिक, या आधुनिक तो क्या बोलेंगे इसको, सबसे नया है। ये क्या है? अथर्ववेद सबसे नया है, या सबसे बाद में लिखा गया है, सबसे बाद का है। ओके, तो ये आपके वेद हैं, प्राचीन है। सबसे पहले ये ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद। ओके, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, वो एक बार आप जांच सकते हैं कि वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम वनस्पति के अधिपति या वनस्पति के देवता कहे जाते थे। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें दे रखी हैं, इन पे विचार करना है। इनमें से कथनों पे विचार करके बताना कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। क्या ये बात सही है? कह दे भाई, सर्दी है, पहले ही तबीयत खराब है। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। क्या सभी के सभी पुरुषों द्वारा की गई थी? महिलाओं का कोई योगदान नहीं था क्या? फिर है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, प्राचीन संस्कृत और वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक और दो और तीन, या फिर तीनों सही है? देखो भाई, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई थी, कथन सही नहीं है। अधिकतर तो पुरुष थे। ठीक है, अधिकतर पुरुष थे, ये बात सही है। लेकिन इसमें महिलाओं का योगदान भी है, इसमें महिलाओं का भी योगदान रहा है।
तो ये कथन आपका सही नहीं होगा। तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, इसमें प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, नहीं कि नहीं पढ़ा जाता था, इसका सिर्फ उच्चारण और श्रवण किया जाता था। और लिखे तो ये आज से 200-300 वर्ष पहले ही है, उससे पहले नहीं थे, उससे पहले उच्चारण और श्रवण ही किया जाता रहा है। तो इसके ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है। सी, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। उसमें बोला था कि सिर्फ महिलाओं ने, ना सिर्फ पुरुषों ने, सिर्फ पुरुषों ने नहीं, महिलाओं का भी योगदान रहा है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले थे, ये कुछ पुरुष और यहाँ स्त्रियों का भी योगदान था। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। वर्तमान में स्कूल में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न थी। अब की जो संस्कृत है उससे पहले वाली थोड़ी सी भिन्न थी। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, नहीं कि पढ़ा जाता था। इनकी जो लगभग छापने की जो रचना हुई है, जो छापे गए हैं 200 वर्ष पूर्व हुए हैं, उससे पहले इनका उच्चारण और श्रवण ही किया जाता रहा है। ओके, तो ये कथन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, बताओ जल्दी से। अब आप मानोगे सबसे पवित्र तो गंगा है, तो यही होती होगी। देखो क्या है, जटा में समेट लिया था शिव ने, भगवान शिव ने, तो आप मानोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका पश्चिम उत्तर भारत है ना, कहीं भारत का मैप वगैरह है क्या इसमें? मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। मैप कहाँ से आते हैं भाई? इंपोर्ट CRT, हाँ आ गया एक मैप। एक बात समझो, ये जो आपका उत्तर, ये वाला क्षेत्र है ना, उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र है, इस जगह पे वेदों की ज्यादा रचना है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र, इसकी ज्यादा चर्चा मिलती है। सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, व्यास, किसकी मिलती है, किसकी नहीं मिलती है? अब देखोगे ना, यहाँ पे जो सिंधु नदी है इसकी भी चर्चा मिलती है। यहाँ पे सिंधु नदी है। फिर आपकी सरस्वती है, जो आज के दिन कहते हैं कि जमीन के नीचे से बह रही है, इसकी भी चर्चा है। ठीक है, सिंधु की है, सॉरी यमुना पेटिक नहीं, सरस्वती की है, सिंधु की है। गंगा है, गंगा का ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, इसकी चर्चा वहां पे कम की गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सबसे कम हुआ है, गंगा का सबसे कम हुआ है। यमुना, यमुना इसकी सहायक नदी है। उस समय का जो क्षेत्र था वो ये वाला क्षेत्र था, तो यहाँ कम हुई है, इनकी चर्चा कम है और इनकी अधिक है। इस क्षेत्र में जो भी है पेड़ पौधे हैं या फिर यहाँ की आर्थिक दशा है, जो भी, सब की चर्चा यहाँ ज्यादा हुई है। व्यास भी एक सिंधु की सहायक नदी है, इसकी भी ज्यादा हुई है। तो आप लिख सकते हो गंगा नदी है ना, गंगा नदी की भी चर्चा कम हुई है। यमुना, इसकी गंगा की सहायक नदी, इसकी भी कम हुई है। तो गंगा और यमुना की सबसे कम हुई है। 3 और 4 पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे। ठीक है, 3 और 4 पे। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। इसकी कुछ डिटेल है। सी, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों व्यास, सतलज, अन्य का वर्णन कई बार हुआ, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी, ये वाली बात भाई ध्यान में रख लेने की है। ठीक है, सर्वाधिक वर्णित सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, ये बात ध्यान रखना। सर्वाधिक पवित्र सरस्वती है और सर्वाधिक वर्णित कौन सी है नदी? सिंधु है। ओके, बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे कुछ मिलान करना है भाई, मिलान करके बताएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। भाषा और भाषा परिवार, जो भाषा है वह कौन से परिवार की है? काफी ज्यादा ठंड लग रही है भाई। बताओ भाई आंसर। ओले पड़े ना, ओले। ये भाई मैं जैकेट पहन लेता हूं, आप क्वेश्चन का आंसर दें। सर्दी लग रही है तगड़ी।
चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसकी जगह ये बंद तो नहीं हो रही भाई। चलो देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। संस्कृत किस परिवार की, किस भाषा परिवार की है? संस्कृत जो है ना, वो आपके भारत और यूरोपीय परिवार की है। भारोपीय परिवार या भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो भाषा है ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा जो बोली जाती है वो भाषा है आपकी तिब्बत वाली और बर्मा वाली। तिब्बत और बर्मा, ये यानी कि ये मलयालम है वो द्रविड़ परिवार से है, मलयालम है वो द्रविड़ परिवार से है। और मध्य भारत की भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। तो यहां से टिक करते हैं। पहले का 4 बी और सी डी में हो जाता है। फिर है पूर्वोत्तर की भाषा जो कि 3, तो 3 इसमें भी हो जाता है। सी का फिर आपका हो जाएगा 2, सी का 2 इसमें 1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है यहाँ पे। तो ये आपकी भाषा किस परिवार से है ये आपको पता चल गया, ये भाषाएं इस परिवार से हैं। यहाँ कुछ डिटेल दे रखी है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन आपके सामने है और बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसका मतलब होता है कि आपको टिक करना है गलत वाले पे कि गलत कौन से हैं। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। जो ऋग्वैदिक काल था इसमें मवेशी यानी पालतू जो पशु वगैरह थे उनके लिए युद्ध लड़े जाते थे। क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये बात भी सही है। जमीन के लिए क्यों? क्योंकि जो जमीन ज्यादा उपजाऊ है वहां पे फसलें ज्यादा तैयार होती है, जल्दी तैयार होती हैं। पशुओं के लिए ज्यादा फसलें मिल जाती हैं और पशुओं से हमें ज्यादा धन वगैरह मिल जाता है, दूध दही वगैरह जो भी है। तो जहां पे इंसान को अपना फायदा नजर आता है वहां पे तो जाएगा ही जाएगा। आराम से मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा वो छीनने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना कि हक मिलता नहीं छीनना पड़ता है। तो बस यही सदा से चलता रहा है, अब भी ऐसा ही चलता रहता है कुछ। पर पहले से अब में कुछ काफी अंतर है। पहले क्या हो जाता था कि हक की लड़ाई हो जाती थी, तीर कमान हथियार तलवार वगैरह से इंसानों को मार दिया जाता था। लेकिन अब तो क्या है कि कोर्ट केस वगैरह हो जाते हैं। अब मार काट पे ध्यान न दे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। केवल इसने दे रखा केवल सरदारों और पुरोहितों में नहीं, ये सरदारों में भी दिया जाता था। ठीक है, सरदारों में बांटा जाता था। कुछ धन इसका पुरोहितों में भी बांटा जाता था। ठीक है भाई, आप है ना पुरोहितों में बांटा, आप हवन कुंड वगैरह कुछ है, हवन पूजन वगैरह में भी, हवन पूजन जो भी किया जाता था उसमें भी किया जाता था। इसका जो धन है वो आम जनता में भी किया जाता था। ठीक है, ये सभी में बांट दिया जाता था। वो उनका एक अलग अलग हिस्से से बांट दिया था, किसी का ज्यादा किसी का कम जो भी था। तो ये कथन आपका सही नहीं है। इस काल में युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी। हाँ, स्थायी सेना नहीं थी, कोई स्थायी राजा नहीं था। ऐसा नहीं कि राजा है उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी का। इसने गलत पूछा है। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर है। ओके, सी। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। ठीक है, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। कौन है भाई? इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चरागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था। क्योंकि पता था यहाँ पे जल्दी फसलें तैयार होंगी तो पशुओं के लिए भी काम आएंगी, खुद के खाने के लिए भी काम आएंगी। तो यहाँ पे यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जानवरों की आहुति दी जाती थी या नहीं? तो जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। लड़ाई में लोगों को बंदी भी बना लिया जाता था ताकि उनसे काम कराया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूह पुरोहितों व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ये बात क्या सही है या गलत है? हाँ सर सही है ये बात। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। राजा थे। अब ये बात सही है या नहीं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर दोनों गलत है? बताओ जल्दी से। तो ये है ना, राजा थे, ये जो राजा थे महलों में नहीं रहते थे। महल कहां थे? आम जनता की तरह थे, तो महलों में रहते थे। दूसरा कथन आपका गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। महलों में नहीं रहते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा नहीं होता था, आम सभा से राजा चुनाव किया जाता। पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, ये गौर अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और न ही इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा आप ही शासक नहीं बन पाता था। ऐसा नहीं कि राजा मर गया तो उसका बेटा ही शासक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 बताएं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम है, जो नाम या शब्द ऋग्वेद में मिलता है या मिलता है? क्या सभी मिलते हैं? क्या पहला मिलता है, या 2 3 मिलते हैं, 1 3 मिलते हैं? बताओ इनमें से, ऑप्शन में से। पुरुजन्याविस, भरत या यदु? सभी के सभी मिलते हैं, सभी के सभी मिलते हैं। ये भी मिलता है, ये भी और ये भी, तीनों के तीनों मिलते हैं। तो इसमें से 1 2 3 तीनों ही के तीनों मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदायों के लिए जन और विष का प्रयोग किया जाता था, और ये मिलते हैं तीनों के तीनों। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? अपने जो विरोधी होते थे उनको ये क्या कहते थे? जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे उनको बोलते थे ये दस्यु। जो दस्यु, जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, यहीं से दस्यु से दास हो गया, दस्यु से दास हो गया, तो इनको दस्यु बोलते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु ये लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाने लगा। जो भी काम मालिक चाहते थे उनसे सब उसको, दास को या दासी जो थी उसको करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई जल्दी से, 9 पे। काफी सर्दी है भाई, हरियाणा में कई जगह पे ओले पड़े हैं, तो तबीयत खराब है, ज्यादा सर्दी है, बच के रहें। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें, चलो मैप दिखा देते हैं आपको, फायदा हो जाएगा कुछ। एक लाइट बंद कर दे भाई। हाँ ठीक है, लाइट नहीं है भाई, इन्वर्टर दिक्कत दे रहा है। जल्दी से क्लास करते हैं हम कंप्लीट। देखो भाई यहाँ पे क्या बात थी, यह प्रथा किसके बारे में? महापाषाणिक कब्रें। महापाषाणिक कब्रें क्या होती हैं? पत्थर में, यानी पत्थर की शिलाओं से, ज्यादा अंधेरा तो नहीं हो गया, पत्थर की, इसको मत हटा भाई, ये तो अच्छा लैपटॉप वाला हटा दे। ठीक है, महापाषाणिक कब्रें क्या थी? पत्थर की जो कब्रें थी, यह केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। क्या ये इसी क्षेत्र में थी? नहीं, ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी थी, यहां भी थी, यहां भी थी। तो पहला कथन तो आपका सही नहीं है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर और कुछ जमीन के ऊपर, कुछ तो जमीन के अंदर खोद के बनाए जाते थे और कुछ जमीन के ऊपर भी होते थे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कथन सही है, कुछ जमीन के ऊपर थे और कुछ जमीन के नीचे थे। केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। इससे आगे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर इसकी बी इसका राइट है, केवल और केवल 2। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग महापाषाण, ठीक है, महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर, का इस्तेमाल किया जाता था। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे।
महापाषाण कब्रें बनाने तथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी। 3000 वर्ष पहले ही ये शुरू हो चुकी थी। ठीक है, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। कथन एक गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख रही हैं और कुछ जमीन के भीतर भी थी। इस तरह की महापाषाणी कब्रों को ताबूत या समाधान शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ताबूत, समाधान। क्या कहा जाता था? ताबूत, समाधान कहा जाता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें मेरे हिसाब से 14 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था ये। निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर अंदर की तरफ, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, यानी कि नीचे महापाषाणी कब्र है और ऊपर एक पत्थर खड़ा कर दिया जिससे अंदाजा लग सके कि यहाँ पे कब्र है। पत्थरों के बड़े चबूतरे। इसने पूछा कि जमीन के भीतर, और ये पत्थर के चबूतरे जो हैं ये जमीन के भीतर नहीं होते, ये बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रखा नीचे देखे गुट का सही प्रयोग कीजिए। तो जमीन के अंदर की बात करते हैं तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही नहीं है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। कभी कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 से पहले छोटी सी एक जानकारी आपके लिए हम शेयर करना चाहेंगे। अगर किसी बच्चे को रेलवे की तैयारी करनी है और जिसका मैथ्स वीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स वाला फ्री है रेलवे मैथ्स, इसमें 3500 प्लस क्वेश्चन हम करवाएंगे रेलवे के। जो फिलहाल टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक आपका चल रहा है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 2 है। क्वेश्चन 11 से 20 करेंगे। 10 छोटे छोटे लेक्चर अभी हमने स्टार्ट किए हैं, लेकिन जल्दी ही इनकी सीरीज में बड़े बड़े क्वेश्चन भी, मतलब 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की सीरीज भी हम बढ़ाएंगे। तो अभी तो ये लेटेस्ट अपडेट है और ये लेटेस्ट ही जो अब तक जितने क्वेश्चन हुए हैं वही के वही क्वेश्चन आपके इसमें सीरीज में मिलेंगे। पीडीएफ फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं, कुछ में समानताएं, इसका मतलब कुछ में समानताएं नहीं भी होंगी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? काले लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, पुराने समय में काले और लाल मिट्टी के बर्तनों को ही साथ में दिखाया गया है। ऑप्शन ए का सही है और इसकी कुछ डिटेल है, ये आप पढ़ सकते हैं और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बार। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी महानता है जो लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। और बर्तनों में कई कई जगह असमानताएं, भिन्नताएं भी मिलती है। किसी के साथ कुछ ज्यादा बर्तन, महंगे बर्तन या कुछ ज्यादा दिखाया गया, किसी के पास बस काम चलाने वाली चीजें ही हैं। तो इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा जो भी सामान था, लगेज बैगेज, जो भी पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। हाँ जी, दफनाती हैं, ये बात सही है, दर्शाती हैं, क्योंकि किसी के पास सोने के आभूषण भी दफनाए गए हैं तो किसी के पास सिर्फ और सिर्फ खाना खाने का कटोरा ही है। तो यहाँ पे पता चलता है कि जिसके पास ज्यादा धन है उसके पास ज्यादा कुछ दफनाया गया है, जिसके पास कम धन है उसके लिए कुछ कम दिया गया है। कुछ महापाषाणी कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल भी मिलते हैं। हाँ, ऐसी जगह बना दी जाती थी जहां पे एक परिवार का एक कोई आदमी है वहां दफन कर दिया, जब दूसरे की डेथ हो गई थी उसके बाजू में दूसरा, तीसरा, ऐसे करके बार बार इसे यहाँ पे दफनाए गए थे। कब्रों पर गोलाकार चट्टाने या खड़ी चट्टाने रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। हाँ, ये बात भी सही है। एक की डेथ होगी, उसके परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए वहां पे एक पोर्ट होल रख दिया जाता था जिससे वहां बार बार व्यक्तियों को आगे दफनाया जा सके। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक सस्ता रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये डेथ होल नहीं था, ये पोर्ट होल था। ठीक है, ये क्या था? पोर्ट होल। ये गलत हो जाएगा, तो ये पोर्ट होल हुआ करता था। तो कथन ये आपका गलत है, डी पे टिक कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित
सॉरी मैंने क्या पढ़ दिया, ब्रह्मागिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं, तो कहीं कुछ सामान्य से कटोरे भी मिले होंगे, तो ये भिन्नता को दर्शाते हैं। ये सारी बात मैं चर्चा कर चुका हूं, यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनाम गांव। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? इनाम गांव है घोड़ नदी के किनारे। ठीक है, इनाम गांव है घोड़ नदी के किनारे। इनाम गांव भीमा की एक सहायक नदी है घोड़ नदी, उसके किनारे है। और इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहां से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारियां मिलती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये चरक संहिता। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। चरक ये क्या था? राजवैद्य था। ये बताएं चरक किसका राजवैद्य था? ये चिकित्सक के संबंध में तो है, ये बचाएंगे। चरक किसका राजवैद्य? ये कमेंट करके आपको बताना है आंसर। ठीक है, इसमें दे तो नहीं रखा ना। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो मनुष्य आधुनिक शरीर रचना जिसकी विज्ञान 206 हड्डियों की काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों की जगह जोड़े होंगे, इसलिए बताया जाता है। लेकिन कई बार बताते हैं कि 360 जन्म के समय होती है, कई बुक लिखती है 308 होती है, तो ये अलग है। लेकिन जन्म यानी कि आप ये मान सकते हो 306 तो होती ही होती हैं, और जन्म से पहले 308 होती हैं, जो बाद में कुछ अस्थि उपास्थियां जुड़ के 300 नहीं 208 होती, 206 में चेंज हो जाती है। तो आगे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और एक अपना नया चैनल है शिक्षा युग एसएससी एंड रेलवे करके, दूसरा चैनल हमने क्रिएट किया है, जिसके ऊपर हम ये बुक है ना, जो आपकी एसएससी मैथमेटिक्स जो दिसंबर 2023 का लेटेस्ट एडिशन है, 11950 प्लस क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट अभी तक का यही आया है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे 120 दिन के अंदर। ऐसे कि नहीं ये पूरी बुक तो 2 साल में कवर हो, लेकिन 1 साल में हो, जैसे भी है, लेकिन हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट और सभी टाइप इसमें जो कवर करेंगे वो हम 120 दिन के अंदर कवर करेंगे, जो फ्री में ही इसकी सीरीज है। तो आप ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, और नए चैनल पे जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।